Hello, Moto. Call it fate or fate accompli, ladies and gentlemen. Once again, we are in conversation with the Honorable LG of Jammu and Kashmir on the cusp of Jammu and Kashmir Statehood Day, but between Kashmir's accession day and what perhaps the enemy narrative is of Black Day. LG साहब नमस्ते। नमस्ते। जय हिंद। हर बार की तरह फिर 3-4 महीने में आपसे फिर से बातचीत हो रही है और आज ऐसे वक्त पर जब करीब 4 साल हो चुके हैं 370 के एब्रोगेशन के बाद और जम्मू कश्मीर का एक इतिहास है, एक स्टेटहुड डे मनाया जाता है। यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं और वहां पर एक नैरेटिव चला जाता है कि ये ब्लैक डे है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, आपको पता है कि 31 अक्टूबर को ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। तो देश में हमारे जितने भी राज्य हैं सभी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, या जो संघ शासित प्रदेश हैं माने यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी मनाती हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और जो कुछ पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर विकास की दृष्टि से या सामान्य आदमी के जीवन में जो बदलाव आए, जो उपलब्धियां हैं, उनको प्रदर्शित करने की कोशिश होगी। सामान्य रूप से अब एक और परंपरा कायम हो गई है, केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि बाकी राज्यों का स्थापना दिवस भी गवर्नर हाउस में हम मनाते हैं। जैसे 1 नवंबर को 12 राज्यों का स्थापना दिवस है जी, तो 1 नवंबर को हम मना रहे हैं। हाँ। ऐसे ही 10 नवंबर को एक राज्य का है। तो अब ये भारत सरकार की पहल पर हर राजभवन ये काम कर, तो मुझे लगता है इससे एक आत्मगौरव की अनुभूति होती है वहाँ के निवासियों की, और एक लेखा जोखा भी हम दे पाते हैं और वहाँ के लोग भी खुद को महसूस कर पाते हैं कि हमारे राज्य में या हमारी यूटी में क्या प्रगति हुई है। आपने एक वक्तव्य भी दिया, अभी ये कहा कि पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में तो जो बदला है, लेकिन जो सरकार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में एक नीति रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, आपने सबका साथ सबका विकास पर कहा कि माइनॉरिटी को अब वोट बैंक करके नहीं देखा जाता। पर आरोप ये लगाया जाता है कभी कभार कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी को वोट बैंक की नजर से ही देखा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी रिवर्स हो जाती। मैं अभी एक सम्मेलन से आ रहा हूँ, उस सम्मेलन में भी बड़ी संख्या में हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई बहन थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, सरकार का तो जो काम है वो है, मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनका भी ये दायित्व है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें कि माइनॉरिटी के लोगों के मन में एक विश्वास रहे कि नहीं, हमारे साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ के माइनॉरिटी समुदाय की अगर मैं बात करूँ तो हमारा प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। जहाँ तक योजनाओं का सवाल है तो योजनाओं में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कोई भी छूटता नहीं है। जो भी योजना बनती है वो किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बनती है। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसी सरकार या प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वो होने चाहिए। और जम्मू कश्मीर में भी वो बात है, हमारी प्राथमिकता में वो सबसे ऊपर है। और इसीलिए हमने एक फैसला किया कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लोगों को घर दिए जा रहे थे, तो कई ऐसे एलिजिबल लोग थे जो एलिजिबल तो थे बट उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। तो हमने फैसला करके 5 मरला ज़मीन उनको दिया। 5 मरला माने मोटा मोटी 1300-1400 स्क्वायर फुट से ज़्यादा। अब कुछ लोगों को इसमें बुरा लगता है, कुछ लोग इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि साहब ये डेमोग्राफी बदली जा रही है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ये 2011 के सेंसस के आधार पर लिस्ट बनी थी, उसमें कोई जम्मू कश्मीर के बाहर का नहीं। लेकिन अब राजनीति में तो तरह तरह की बयानबाजी होती है, और 5 मरला देने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि घर तो बन ही जाएगा, अगर वो चाहता है पशु रखना अपनी आजीविका के लिए तो गरीब आदमी पशु भी रख सके।
ताकि अपनी आजीविका अच्छे से निभा सके। कहीं ये भी प्रश्न पूछा जाता है और कहा जाता है एलजी साहब कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से एक ग्रिड बना करके काम हो रहा है, जैसे ही ये ग्रिड हट जाएगा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप इस बात को मानते हैं? 2019 से पहले का जो सिस्टम था और उसके बाद का अभी का जो सिस्टम है, इसमें क्या अलग है? पहले भी अनेक अवसरों पर कह चुका हूं, आज उस बात को फिर मैं दोहरा रहा हूं। पहले शांति तात्कालिक रूप से खरीदने का प्रयास होता था। अभी जो दिल्ली में सरकार बैठी है या दिल्ली के सरकार के निर्देशन में जो प्रशासन जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, वो अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। तो पूरे इकोसिस्टम को कैसे खत्म किया जाए, एक सुनियोजित रणनीति के तहत काम आगे बढ़ा, जिसके कारण ये सफलता मिली। और दूसरी बात मुझे ये जोड़नी है कि यहाँ की आवाम का भी इसमें काफ़ी सहयोग है। लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेलते झेलते पता नहीं कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए। इनको भी अब एक बात समझ में आ गई, पड़ोसी की जो दुर्दशा है, विकास की बात छोड़िए, रोटी के लाले पड़ गए। तो जो लोग एक गुमराह करते थे लोगों को कि आपका भविष्य कहाँ है, लोगों को समझ में आ गया है कि भविष्य भारत के साथ है। आपने कहा कि तात्कालिक शांति खरीदने की कोशिश बनाम शांति स्थापित करने की कोशिश, तो आपने यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए क्या किया? अगर आप एक दो चीजें जो आपके हिसाब से जो आपने पहले नहीं होता था उसे अब नहीं होने दिया, या पहले होता था अब नहीं होने दिया। देखिए, एक तो फाइन लाइन डिफाइन है। एलजी की आलोचना चलेगी, प्रशासन की आलोचना चलेगी, सरकार के खिलाफ आपको कुछ शिकायत है आप जरूर कहिए, लेकिन भारत की एकता अखंडता पर जब आंच आएगी तो संविधान और कानून अपना काम करेगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा, जो मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, अब इस इकोसिस्टम के जो लोग भी पार्ट रहे, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से मददगार रहे हों, चाहे आप जैसे लोग जो माहौल बनाते रहे, उसमें किसी को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और मुझे लगता है कि यही अंतर है। पर इसको कई लोग विंडिक्टिव बिहेवियर, एक मानसिकता जहां पर आप किसी के ऊपर टारगेटेड ये कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि आप जानबूझकर इनके पीछे पड़े हैं। मैं बहुत ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के पीछे हम नहीं हैं। और जहां भी हमें ये लगा है कि फोर्स या पुलिस के द्वारा कहीं गलती हुई, तो हमने उसको स्वीकार किया है और उसको परिमार्जित किया है। अभी आपको मालूम है कि आते ही शोपियां में 3 नौजवानों की मृत्यु हुई थी जी। आर्मी ऑफिसर के खिलाफ आर्मी ने कार्रवाई की। जिन परिवारों के लोगों की जान गई थी उनको हमने आर्थिक मदद भी दी, सरकारी नौकरी भी दी। तो उसमें हमारे दिमाग में बड़ी स्पष्टता है। हाँ, लेकिन आप चाहे जितने बड़े हों, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आप खतरे हैं तो भाई तब तो कानून कार्रवाई करेगा, उसमें कोई मरम्मत नहीं की जाती। अब किसी को तकलीफ होती है तो हो। पर आप पत्रकारिता जी में एकदम आवश्यक है कि आप निष्पक्ष होकर के बोलिए। आपकी जितनी कलम में ताकत है आलोचना करिए, नीतियों की आलोचना करिए, काम नहीं हो रहा है उसको भी लिखिए, लेकिन टेररिस्ट इकोसिस्टम के लिए आप लिखिए। ऐसा लिखिए कि देश की एकता अखंडता को खतरा हो। तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान जहां हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, वहीं कुछ उसकी मर्यादाएं भी थी। उन मर्यादाओं का सबको ध्यान रखना चाहिए। और हम पूरी तरह से लिखने और बोलने की आज़ादी के पक्षधर हैं। पर जिन्होंने ऐसे एक सिस्टम को पनपने दिया, उसको हवा दी और उसको पेट्रनाइज किया, वो तो आज भी उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या अगर परिस्थितियां कल बदल जाती हैं, कल मान लीजिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेट इलेक्शन, ऐसा मानना कि उनके खिलाफ नहीं हुआ, मैं सहमत नहीं हूं। भारत में एक न्याय प्रणाली है, निष्पक्ष न्याय प्रणाली है।
और इसके कारण कई बार लगता है कि बड़ी देर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि देर है अंधेर नहीं है। जो लोग भी इस तरह के कार्यों में लिप्त रहे हैं, मुझे लगता है उसमें कार्रवाई हुई है। न्यायालय के निर्णय में देर हो सकती है। आप सिस्टम में एक सफाई अभियान चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव वो सिस्टम चल रहा है और अनवरत जारी रहेगा। तो क्या वो इनफ हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि करीब 2 लाख से ऊपर की ऐसी नौकरियां हैं जो शायद सिफारिशी हैं। तो ऐसे लोग क्या सिस्टम के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे? दो बातें हैं कि एक तो जिनको नौकरी मिल गई है उनको बाहर करना, जिस कारण से मिली उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो आतंकवाद के पोषक रहे, आतंकवाद बढ़ाने में जिनकी संलिप्तता रही, उनको तो निश्चित रूप से 311 में कार्रवाई होगी। ये जो छिटपुट वापस घटनाएं हो रही हैं, फॉरेन टेररिस्ट की मौजूदगी ऑन जम्मू एंड कश्मीर, आर्निया में जो घटा, और खासकर अब ये नया टेरेन जो रजौरी पूंछ का आया है, ये दोनों कुछ चिंता के विषय हैं। देखिए, सुरक्षा की स्थिति ऐसी है जिस पर बराबर चौकस और चौकन्ना रहना पड़ता है। हमारे सुरक्षा बलों में, जम्मू कश्मीर पुलिस में तालमेल बेहतर है। वो लोग भी अब ज़्यादा चालाक हो गए हैं। टेक्निकल इनपुट जो पहले मिला करता था वो थोड़ा कम मिल रहा है उनकी चालाकी के कारण। लेकिन जहां भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है, मोटे तौर पर आर्मी ने उसे विफल किया है। बट ये कहा जा रहा है कुछ फॉरेन टेररिस्ट उपलब्ध है, यहाँ मौजूद हैं। हमें भी ऐसी सूचना है और कोशिशें जारी हैं। कुछ परिणाम भी आए हैं और आगे और भी परिणाम अच्छे आएंगे। जहाँ तक रजौरी पूंछ का सवाल है, ये सच है कि कश्मीर हमारा फोकस एरिया हो गया था और हमारे एडवर्सरी को लगा कि ध्यान इधर है तो थोड़ा दूसरी जगह हम, तो वहाँ भी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आर्मी ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है, संख्या बल के आधार पर भी। सीआरपीएफ की भी टुकड़ी तैनाती हुई है हिंटरलैंड में। और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जो सावधानी बरतनी चाहिए, वो तो मुझे लगता है कि उस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रशासन, सुरक्षा बल संकल्पबद्ध है और जो इंतजामात चाहिए वो इंतजाम किए गए हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 1.35 करोड़ की जो आबादी है उसमें से करीब 78 लाख खेल रहे हैं, या फिर अगर आपकी जन भागीदारी और जो अमृत कलश यात्रा के अंदर और उसमें जुड़ने की जो बात हुई, तो उसमें भी इतने सारे लाखों लोग और मेजॉरिटी नंबर्स आए हैं। ये सच है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कह रहे हैं रात को 11 बजे भी यहाँ क्रिकेट होता है। कहीं जाइए, और ये नहीं कि शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हाँ। वैसे ही जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश जी, अमृत सरोवर हो, ये जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, 1% आबादी है देश की जम्मू कश्मीर में, लेकिन देश में कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर ने अपनी पहचान बनाई। और गुजरात से ज्यादा, यही तो परिवर्तन। और गुजरात से ज्यादा आंकड़े कहते हैं, गुजरात से 2000 ज्यादा इवेंट्स आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में किए हैं। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जम्मू कश्मीर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये मैंने यही बात, परिवर्तन क्या हुआ है दर्शाता है। और ये स्वतः हुआ है, ये स्वाभाविक रूप से हुआ है। ऐसा नहीं है कि गन पॉइंट पे कि करना पड़ेगा। नहीं, ये सब गन पॉइंट तो कुछ लोग ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि अधिकांश ये कहा जाता है कि तिरंगा जबरन पकड़ना पड़ रहा है। हर पर तिरंगा लोग लगा रहे हैं। हाँ। कितने जगह बंदूक से तिरंगा लगवाया जा सकता है। और पाकिस्तान का झंडा लगाने के लिए अगर आतंकवादी बंदूक का सहारा ले रहा था, तो भारत का तिरंगा लगाने के लिए ये काम तो हम नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात नहीं सही है कि पाकिस्तान की बंदूक के आधार पर लोग तिरंगा लगाने से डरते थे? वो दहशत खत्म हुई इसलिए स्वतः लोग लगाने लगे।
क्योंकि कहा जाता है कि जो पत्थर फेंकने वाला सिचुएशन था वो रियल कश्मीर है, ये जो तिरंगा लगाने वाला कश्मीर है वो रील कश्मीर है, यानी कि क्यूरेटेड है। हाँ, ये अब कुछ लोग दिग्भ्रमित हैं। मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इससे बाहर निकले वो लोग, क्योंकि अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आप हैं यहाँ 1-2 दिन अगर रहेंगे तो आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी एरिया में चले जाइए, तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। और आज यहाँ श्रीनगर में है, रात को आप देखिए, चाहे वो डल का किनारा हो, वहाँ गिटार बजाते हुए बच्चे बच्चियाँ मिलेंगे। पोलो व्यू मार्केट जाइए, लाल चौक जाइए, तो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और ये स्वाभाविक अपने आप से है, ऐसा नहीं है कि किसी कंपल्शन से या एक नहीं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप कंपल्सन है नहीं है जिसको कि एनकरेज किया जा रहा है कि आप माहौल बनाइए। कोई कंपल्सन नहीं है, लोग स्वतः आगे आ रहे हैं। हमारी भूमिका एक फैसिलिटेटर की है, लोगों को एक शांतिपूर्ण वातावरण मिले। जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई, पड़ोसी या आतंकवादियों के इशारे पर बंद काल, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, ट्रेड बंद, बिजनेस बंद, ट्रैफिक बंद, तो वो सब अब इतिहास की बातें होंगे। जम्मू कश्मीर उससे आगे निकल चुका है। 34 साल बाद यहाँ मुहर्रम का जुलूस जी शांतिपूर्ण ढंग से निकला जी। और मैंने खुद भी, मुझे सौभाग्य है इस बात का कि वहाँ मैं जा सका, लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो सका। तो ये परिवर्तन तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ये स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस, पूरे भारत में से एक ग्रुप आए, 100 से ज्यादा मेयर्स और म्युनिसिपल 100 काउंसिल, स्मार्ट सिटीज के सीईओ आए थे, और यहाँ कुछ मेयर्स भी आए थे और श्रीनगर में। हाँ, और श्रीनगर के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे लगता है काफ़ी अप्रिसिएट किया है। और कई चीज़ों का हमने ध्यान रखा है उसमें, कि एक तो इकोलॉजी का, दूसरा जो बात प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, हाँ, तो उसका भी ध्यान इस पूरे योजना में रखा गया है। कुछ स्पेशल एफर्ट है, प्रोजेक्ट है, कुछ लोगों की मांग है, खासकर कश्मीरी मूल के लोग हैं, कि जो प्राचीन मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं जो यहाँ पर थे, ये हेरिटेज कंजर्वेशन हमारा एक प्लान है। हाँ, उसमें इस तरह के मंदिर, जियारतें, गुरुद्वारे और चर्च कई का निर्माण हमने कराया है और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, इसे आगे भी करेंगे। और कुछ जो एएसआई के अधीन है, वो क्योंकि एएसआई के रूल्स थोड़े पेचीदा हैं, तो उस पर कुछ काम है। उस पर कुछ कहना मुश्किल है, जो कानून है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर, तो आप जानते हैं कि हाँ, अभी जो देश का कानून, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ। मुझे लगता है भारत सरकार कुछ जरूर सोच रही होगी। दूसरी एक और अहम मुद्दा, जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हैं उनके रीसेटलमेंट पर कई बार बातें होती हैं, फिर साइलेंस हो जाता है, फिर जब लोग आते हैं कुछ अटैक्स होते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बातें बहुत लोग करते हैं, ब्लूप्रिंट क्या होगा ये कहना बड़ा आसान है और मुझे लगता है कि किसी को हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो मुझे 2-3 बात कहनी है। एक कि एक पैकेज भारत सरकार ने दिया उनको, उस पैकेज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना ये जिम्मेदारी हमारी है। आज मैं कह सकता हूं कि जितनी नौकरियां थी भर दी गई, आवास की समस्या थी काफ़ी बना दी गई है, अगले साल तक पूरा बन जाएगा, लोग रहने लगे हैं और वो उनकी वास्तविक दिक्कत थी। मैं खुद इन कामों को व्यक्तिगत रूप से मैं मुआयना भी करता हूं और इसकी प्रगति की मॉनिटरिंग भी करता हूं। श्रीनगर में बन रहा है, आपको अवसर हो तो देखिएगा, कई जगह तो ये काम पूरे हो जाएंगे। अब मोटे तौर पर 6000 नौकरी, 6000 घर, ये मूल प्लान था। तो इतने लोग तो अब घरों में रहेंगे। एक विचार मेरे मन में है और मुझे लगता है कि ये श्रीनगर शहर में ऐसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा सकती है। मैंने कर्मचारियों से भी बात की है, इन लोगों से भी बात की है कि भाई ये जो आवास है आपका, जो सरकार बना के दे रही है, अब जिस दिन रिटायर हो जाएंगे उस दिन
आपको खाली करना होगा। खाली करना होगा। आपको तो सैलरी मिल रही है जी। आप बसना चाहते हैं तो हम आपको जमीन देते हैं, आप घर बनाइए, अपना घर बनाइए। तो इस चर्चा को हमने आगे बढ़ाया है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो श्रीनगर में ही एक बड़ी हाउसिंग एक बार सोसाइटी शुरू हो जाए तो मुझे लगता है हर जगह, और यहाँ का माहौल भी जो जिस तरह का है, यहाँ के स्थानीय लोग भी वो ये मानते हैं कि बिना इनके कश्मीर अधूरा है। हाँ। ये भी एक माने अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। तो बीच में एक पहल थी, आपने कहा था जिन लोगों की जमीनें हड़प ली गई, अगर आपके पास कागजात है तो आप लाइए, हम जरा। वो पहल जारी है। अब ढेर सारी जमीनें खाली हुई हैं, कुछ डिस्ट्रेस सेल है। हाँ। अब वो डिस्ट्रेस सेल का मामला न्यायालय में, रेवेन्यू कोर्ट में होता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जहां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कब्जा वो खाली करा दिया गया। और वो काम अनवरत चलने वाला है, कोई एक दिन में वो खत्म नहीं होता है। तो आपने कहा कि जन समुदाय में एक ऑल्टरनेटिव, एक सोच जो है वो अब धीरे धीरे निकल के आ रही है, जो बंदूक की नोक पे नहीं है, अपनी खुली सोच वो सामने दिख रही है। पर ये सोच धीरे धीरे क्या पॉलिटिक्स में भी आपको दिख रहा है? क्या एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जो तिरंगे के अंदर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहता है, वैसा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है? तिरंगे के बाहर पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में करना किसी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगा, किसी के लिए। पर इसके लिए जो पुराना इकोसिस्टम था, पॉलिटिकल इकोसिस्टम, उसको क्या ध्वस्त करने की आवश्यकता है? नहीं, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, तिरंगे के बाहर राजनीति करना अब जम्मू कश्मीर में किसी के लिए मुमकिन मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मैं भी लोगों के संपर्क में रहता हूं। अंतिम दो प्रश्न हैं एलजी साहब। पहला, तो पिछली बार भी हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी, तो मैं फिर पूछूंगा। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरा माहौल, वातावरण, सारा काम कर दिया गया है, अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि चुनाव कब कराने हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन को 86% एप्रिसिएशन है। तो आपका इशारा क्या है? मैं नहीं कह रहा, नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। ऐसा आंकड़े देखिए, हमने टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में प्रयोग किया है। आप जानते हैं कि जब मैं आया था तो ट्रक पर फाइल लद के जाती थी, आज हम ई गवर्नेंस में देश में नंबर 1 हो गए। 1050 सर्विसेज हमने ऑनलाइन कर दी हैं, और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो सर्विसेज हैं वो ऑटो अपील मोड में कर दिया है। जो उसमें स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें सर्विस मिलनी है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। हाँ। तो वो भी हमने लागू कर दिया। उसमें रैपिड असेसमेंट सिस्टम की व्यवस्था है। तो हम लोगों से पूछते हैं कि साहब अस्पताल में सफाई कैसी है, डॉक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है, जो भी सर्विसेज हैं, तो उसमें अप्रूवल रेटिंग 86% है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने 86% अप्रूवल रेटिंग, इसको कई लोग समझते हैं कि ये हम इसलिए कह रहे हैं। ये तो एक गुड गवर्नेंस या प्रो पीपुल गवर्नेंस का एक मानक है। इसको कई लोग समझते हैं कि ये चुनाव न कराने का बहाना, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में चुनाव होगा ही, लोकतंत्र की जननी है भारत, पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं। आज ही अखबार में आपने खबर पढ़ी होगी फिर वोटर लिस्ट को लेकर जी। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग जब कहेगा तो विधानसभा के चुनाव भी होंगे। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं जी। यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के टेन्योर खत्म हो रहे हैं जी। उसको लेकर के कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन देना संवैधानिक जरूरत है। जी। और तमाम हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों ने चुनाव आयोग को, मैंने हमारे चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि भाई यहाँ ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं था और वो हमें मिलना चाहिए, और वो देना अनिवार्यता है। तो उस काम को हम कराएंगे। फिर यूएलबी के चुनाव भी होंगे, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। तो यानी लेकिन ये संवैधानिक अनिवार्यता पूरा किए बगैर अगर चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे तो कोई न्यायालय जाएगा तो उसको स्थगन आदेश मिल सकता है। तो वो तो अब स्थानीय चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इसे करते हैं, पर आप कह रहे हैं कि काम वो हम शुरू कर रहे हैं।
काम उसको और उसको आप जल्द से जल्दी करेंगे। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहता हूं, आप एक संवैधानिक पोजीशन पे हैं और आप राजनीति नहीं करना चाहते, पर क्या जम्मू कश्मीर की आवाम और जो ये नया सिस्टम जो निकल के आया है, जहां इनको खुल के अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, क्या ये सही मायने में चुनाव के लिए तैयार है, या वो कहते हैं जैसे फल पकने में अभी थोड़ा समय लगेगा? इसके बारे में मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि मेरी राय को गलत समझा जा सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ के लोगों से पूछिए और वो जो भी जवाब देते हैं उसको अपने चैनल पर दिखाइए। ठीक है, अंतिम प्रश्न। रामलला विराजमान होने वाले हैं जनवरी 2022 में। ये राम मंदिर का बनना ये भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, विशेष है? और कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिए जाने पर टिप्पणी की थी। मैं जानता हूं आप इस पर विषय में बोलते नहीं, पर आप अस्थायी हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक बात तो सच है कि एक तरह से भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिसे आप कह सकते हैं कल्चरल रिनेसां भारत में, और उसको किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है जी, कि ये हिंदू के भगवान हैं या ये इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब हैं। मैंने ऐसा नहीं, एक कल्चरल रिनेसां तो देश में आया है और वो नई पीढ़ी उसको महसूस कर रही है। तो आप भी जाना चाहेंगे 22 तारीख को दर्शन करने के लिए? नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन वक्त मिलेगा तो जरूर प्रभु राम के दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, सदैव ही आनंद रहता है आपसे बात करने में। हेलो मोटो। लगातार तोप और टैंक कवर फायरिंग भी दे रहे हैं जमीनी आर्मी को। इस वक्त हमारे पीछे आप लगातार देख सकते हैं तोप और टैंक के धमाके की आवाज आ रही है। और इस वक्त सामने में गाजा के अंदर एक बड़ा हमला किया है, तोप और टैंक से यह हमला किया गया है। और आप देख सकते हैं धुएं का गुबार इस वक्त आसमान में, सूर्य की रोशनी के नीचे आपको एक बड़ा धुएं का गुबार दिख रहा है। और हमें जो जानकारी दी गई है, ये सजैया है। लगातार तोप टैंक की आवाज आपको मिल रही होगी, क्योंकि गाजा के अंदर इजराइल की आर्मी घुस चुकी है, लेकिन अभी भी जमीन से ही तोप और टैंक से ही हमले हो रहे हैं इजराइल की सीमा के अंदर से, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा के अंदर हमास का, उसको क्लियर किया जा सके। कैमरा पर्सन करम आपको लगातार वो थिक धुआं दिखा रहे, जो मोटा धुआं है वो आपको दिखा रहे, जो कोहरे की चादर की तरह पूरा आसमान में फैल गया। आपसे महज कुछ देर पहले ये हमला किया गया और लगातार धमाके की आवाज आपको मिल रही होगी। दूसरी तरफ इधर भी आपको दिखा दे, थोड़ा सा कैमरा राइट हैंड की तरफ पैन करके, हल्का धुआं वहां भी आपको दिख रहा है। वहां आधे घंटे पहले हमला किया गया था। और इस तरफ सजैया से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यानी इजराइल की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ ये उत्तर गाजा है, गाजा का उत्तरी हिस्सा है, जहां हमास के लड़ाके बहुत मजबूत है। और एक ये सेंटर है इधर, गरम आप ये सेंटर दिखाई हमारी अंगुली के सामने, आपको दिखाई कम देगा यहाँ कैमरे के लेंस पे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ सामने भी धुआं हमें दिख रहा है। वो कैमरे में कैद करना, क्योंकि पीछे नीले आसमान से वो मर्ज कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा आपको कैमरे पर हमारे लिए दिखाना। लेकिन एक बार फिर आपको वो काला धुआं दिखाते हैं, जो अब से महज 5 से 10 मिनट पहले जो धमाका किया गया है इजराइल की तरफ से हमास के अंदर। सजैया छोटा सा कस्बा जैसा है, वहां की जनसंख्या अधिक है, घनी आबादी वाला इलाका है, पूरा गाजा घनी आबादी वाला इलाका है। तो सजैया में ये हमला किया गया है आर्मी की तरफ से। तो एक तरह से कह सकते हैं कवर फायरिंग लगातार दिन भर पिछले 3 दिनों से दी जा रही है, ताकि जमीनी आर्मी को अंदर में हमास के सुरंगों पर कब्जा करने में कोई दिक्कत ना हो।
In conversation with somebody who's been at the thick of things, trying to overhaul a system that perhaps had corrupted all of Jammu and Kashmir altogether, the erstwhile state of Jammu Kashmir, Ladakh, he's somebody who's seen the state of affairs through the 90s and now in 2023. So you've actually transcended the transition altogether right across and saddled it. Arun Kumar Mehta ji, thank you so much for your time. My first question to you, sir, is that we are conversing with each other between the Kashmir accession day and the Kashmir statehood day, and somewhere 4 years down the line of abrogation of Article 370. So from the 90s to now, what is the one big change that you would like to highlight or speak about? The one big change that is very, very obvious, and you can see this in everywhere in the UT of J&K, is return to normal life. And it's after 3.5 decades that you can see that life is normal. So today, if you come to Kashmir, you can see people playing in the middle of the night in the stadiums, and you can go around. Schools are functioning normally, colleges are functioning normally, hospitals are functioning normally. People have got what they deserve, and they can live without fear. And I think that's one big change. The second big change that I would not hesitate in mentioning, that there's a return to fairness in governance. And the system that we run today is, I have no hesitation in saying that it's one of the most transparent and most fair system of governance you can imagine. Let me elaborate on this point. Today, whenever we provide a service, we ask people to give us a feedback as to how do you rate our services. We have a satisfaction rating of 86%. Now, this is what I call transferring your powers from the corridors of the secretariat to the people. So whether you go to the hospital, hospitals ask you to rank what kind of service did you get. So there will be some hospital which will get ranked at 90%, some 60%, some less than 40%. So people can rank them. So sense of fairness and transparency. Is there? I think that's a big change. So, but there is a argument which is made that all of this is real, and what was happening before 2019 was real. This is all being managed. I think there cannot be a bigger lie than this. Let me give an example. There are some people who spoke about corruption in Jal Shakti Department, or PHE. And let me give you a number. Between 2010 and 2019 and thereabouts, 86,000 projects were given on nomination basis. Nomination basis? Yes. Ad hoc? It's called department. Every single work was done departmentally. Wow. Now you do the DPR, you do the tender, and you don't tender it. There is no market discovery of price. You do the measurement, you make the payment. You never find out at what is the administrative, you don't take administrative approval. What kind of system is that? If what was being done prior to 2019 was a fair system, then God bless us. I mean, you just cannot do this. That it was allowed to happen for such a long time, and prior to 2010, I'm talking of data from 2000, this is just an illustration. If you take many of the systems we had here, JKPCC never tendered, CITCO never tendered, CCOP never tendered, rural development never tendered. So what kind of system was that? Were people not allowed to participate in the process of development? It's not about criticizing any old regime or new regime. It's not about criticizing political systems that existed. It's not about that. It's about what kind of future we wish to create. Do we want to create the same future that we had in past? I think no. That's not what Constitution allows us to do. So you're saying at the policy level and at the secretariat level, let's say from there, from the administrative level, you've been able to largely weed out corruption? Is it fair to say that? Or a system where it was all quid pro quo, I scratch my back, you scratch yours, and everybody has a hand on the till, to somewhere it's all transparent. Has that happened? Two things. One is that everything we do is in public domain. Yeah. So if somebody says that, okay, there is a problem,
is most welcome to tell us that there is a problem, and we would look into that. So, firstly, if you look at Jan Bhagidari, and you can access that data from anywhere in the world, forget about J&K. So this is open domain, so you can look at that data. I don't think anybody else does it. Okay. That's the first element. And as I told you, that we have every system which is online. So we are completely digital. We are probably the most digital UTO state in the country. Yeah. So we have roughly 1075 services which are digital. Services I'm talking about. But everything else is digital. All payments are digital. So essentially payment cannot happen unless you have complied. So that weeds out a lot of But corruption. Arun ji, that's ये तो कमाल की बात है. You're saying that you're largely digital and a place where the allegation is कि आधे time तो network ही नहीं होता है, internet ही बंद होता है. I think there is so much misunderstanding going on. 2019 there was an internet sort of disruption for a while. The number of transactions that happened in the ATM was higher than the previous year. So in the middle of all this problem that we had for a while, and not for a very long time, we have had a survey done by a very conglomerate of very prestigious institutions, and that was about a couple of years back. Okay. Less than a couple of years back, but roughly around that, say 1 year ago. The digital transformation has been the biggest story in J&K. People have loved it. Nobody wants to go back to the old system. Basically, what we say that please don't come to our offices. We don't unless you have to. There is a very great pressing reason for us to come. Out of 1075 services that we have, 105 are on mobile dost. Okay. So you can access the services on mobile. Now we do understand that accessing services on mobile, everybody is not familiar. So you can take help of a DG dost at a very small, less than 100 rupee. Probably they take 75 rupee. So you can take help from a DG dost. But it's much better than going to a far off place where you spend so much on transportation, you don't know where you'll be able to meet the officer. So you say you're actually saying that this entire aspect of corruption being rampant here or transparency not being there is something which is out there to see. But there's one more thing that you have said recently, which has also irked some politicians in Jammu and Kashmir, where you said that nearly 2.5 lakh jobs, government jobs, are all sifarishi, if I may use that term. I think I was not trying to make a political statement. That should be clearly understood. I have very strong belief that there are good politicians, and there are politicians which who are not so good. Not so good. There are good officers. There are officers who are not so good. There are good journalists. There are some journalists who are not so good. There are people in judicial system, legal system, I'm saying, who may be very great. So every system has some very good people. Then there are some people who are not so great. So that's common. That's a society. My essential argument is about the future. Okay. The numbers are more than correct. So on the numbers, let's not discuss this. People want to know the names. We can give the names. That's not so an you have issue the list, at all. and we have the list. It's 2.5 lakh, or is it more than that? So let's not get into that because it's a. I mean, leave it. I mean, it's not worth talking about it. I think that this happened was a collective failure. It's complete collective institutional failure that you can imagine. Arunji, final question. What you're hinting at is over the last 4 years, there has been a complete overhaul or an attempt to not just overhaul the system, but put a system in place that's transparent, that's efficient, and that also delivers, and that also recognizes good work. But given all of these changes, today is the Union Territory of Jammu and Kashmir ready for elections? Is it ready to adopt this system via a democratic process and not a centrally administered process? Let's understand this. Elections, when is it ready, is to be decided by Election Commission of India, and I am not the person who can comment upon it. So it would be incorrect on my part to comment upon it. But I would definitely comment upon the
the strengthening of democracy that is happening. The administrative readiness is what I'm trying to say in terms of bureaucratic processes, old versus We new. are very clear-headed as and when Election Commission tells us to go ahead with it, we will be ready to go ahead with it because it's very, very clear that whenever elections are held, the administrative control goes to the Election Commission of India. So we would abide by what they tell us. And there is no confusion about that. There cannot be any confusion about it. So I leave it there. But in coming to the point that you made, the larger point is about the democratic institutions. Very happy to say that there is a thriving Panchayati Raj institution that has come about. And very happy to see that there is a new class of politicians emerging, which is not rooted into the philosophy of separatism. And which is willing to talk about India, willing to feel pride in being an Indian. And that's one of the most important changes that is coming about. And I think, as I said, the problem was never with the people of J&K. The problem was with the management of the aspirations of people of J&K. No fault finding with the past. But the future must be on the lines that is being built. The philosophy of convoluted management of J&K should be junked, absolutely. If anybody ever needed a proof that this can be managed in a normal manner, you had the proof. Now, in future, I hope that nobody would argue that J&K needs to be managed differently. Not at all. We are dealing with a group of people. We are dealing with human beings. They never need to be managed normally. Not abnormally. Abnormality leads to abnormality. It doesn't need to normality. And I hope that whatever work that has been done, inspired by Honorable Prime Minister Sahab and Home Minister Sahab and LG Sahab, that would continue in future. And people of J&K, I have absolutely no doubt. Our economy is doing very well. Even during COVID, we did not go down in nominal terms. We were only amongst 4 sub-economies of the country, which did not go down in negative. Our GST growth rate is overall 20%, plus 20% plus, much higher than the national average. Our GDP growth rate is higher than national average. The bank, J&K Bank has become a success story. J&K has become a success story. So let's celebrate J&K at the moment. And True, and let's also celebrate the work done by you and your team at the back end. A lot of hard work. It's always a teamwork. It's not about individuals. And the only thing that we can say with a lot of pride, and we allowed no interference from any quarter in the functioning of the governance systems, and they have delivered. And all of them have delivered. I look at any department, and there is something to talk about, and there is some pride in it. No matter how small they might be. If you take in food and supply, they are first in food safety index. If you look at something like floriculture, they have made some records in terms of tulip garden and so on and so forth. Any small, forget about bigger departments, which I have a lot to say. If you look at the level of peace we have, that is there. It's one of the most peaceful times J&K had ever had. And so I'll leave it there. Yes. Kudos to that, and let's hope that this continues. Thank you very much for your time. Thanks Wonderful a lot. speaking with you, sir. Thank you. Thank you. Oftentimes it is said that intelligence is the bedrock of law enforcement, or to ensure that things do not go out of hand and who's doing what you need to know. And this is something which is part of state policy for centuries, especially in Bharatvarsh, if not across the world. But when it comes to Jammu and Kashmir, this perhaps has a whole new dimension. Joining us now is the DG CID, Shri R.R. Swain, who I have to congratulate because he will soon be the DG Jammu and Kashmir. Congratulations, sir. First up, thank you very much for your time. Thank you, Anna. Thank you. Sir, my first question to you, 4 years since the abrogation of 370, how have things changed? Because for a large part of it, you have been the ears on the ground. You and your team. Yes, actually, this is a question which we often put to ourselves also. There are a couple of ways of describing as to how things have changed and to what extent things have changed. May I cite one example? Sure. In 2018, we went for
Panchayat Raj elections and the urban local bodies. That was a time when nobody was willing to come forward and stand for elections. There are almost about, I would say about 6,000 villages in J&K, but for the Jammu province in Kashmir, it was absolutely a tough call, especially in South Kashmir, to find a candidate. We conducted the elections in 2 phases, once in 2018 and subsequently in 2020. Even in 2020, things were still tough. Yeah. It had eased, the situation had improved marginally. And everyone would require security. And post-elections, the challenge used to be, how do you provide them security? Cluster security used to be organized, hostels and camps, and then vehicles to take them out. It was a self-defeating exercise because Panchayati Raj elections were held primarily to have connections with the people. So the politicians, the grassroots politicians, being taken out from their ecosystem and put in hotels or in cluster security and then taken. So the challenge was truly humongous. Today, as we stand in 2023, November is about to begin, we are in a situation where people are crying out for elections. And I can assure you, we are equally pleasantly surprised that people would like to participate in elections for every single position, be it urban local bodies or Panchayati Raj elections, or for that matter, MLA. elections. There is a sea change in terms of eagerness to vote and compete also for electoral positions, or So that itself societally reflects a mindset change, or perhaps a certain sense of security that they can step out and do it. Yes. Actually, I mean, to what extent a common Kashmiri or the opinion makers of Kashmir have sort of understood that electoral democracy finally matters in a democracy and therefore it must be resorted to in full spirit is something which you can debate. But mind you, even if there was an urge, a large number of people felt that it should be this way. But the fear of the lurking fear of the Pakistani gun and their goons and their proxies, every nook and corner, some with gun and some without gun, that fear was palpable. Today, that fear has subsided. So let me ask you, a fly on the wall once told me that nobody wanted to keep the shop shut, but nobody wanted to be the one to keep it open. So did they come and tell you, sir, एक ताला तोड़ दीजिए, बाकी हम खोल देंगे? Several times, Arun. The true story is that a large number of common citizens from all walks of life, be it the shopkeeper, the trade, the commerce, the industry, be it the schools, the colleges, the universities, be it the bar associations in the Srinagar city or in the districts, be it the masjids and imams and khatibs, every sector of the society had always indicated the biyawaz mein, ki sahab, normal life, lado. You can't have a system where some people profit and ask youngsters, teenagers, जिनकी मूछ दाढ़ी भी ढंग से नहीं आती है, तो उनको मरने के लिए तैयार कर देते हैं. And they send their children to Delhi, Dubai and London to study. So ये duplicity और ये खत्म करो. हाँ. But the last common man is helpless. He was looking at the Indian state, as I always say, that it is for you to take out that bold step. And you can't ask the last common man to display his loyalty when we ourselves have not ended the duality in a decisive manner. And having ended it, let's ask him. He has already endorsed. He has already endorsed. So let me ask you, sir. There is this whole narrative. Now, this is another important aspect of owning the narrative and controlling the narrative. So, always we've seen the wrong side has always controlled the narrative. How has that changed? Have we been able to wrest the narrative back and set it right?
especially at the ground level? Again, this is an area where I am so uncomfortable because this is a battle where we have fared very poorly. And I have no qualms in saying that the adversary has run away with a success, and they would score several times better than us. And the more unfortunate part of it is we were being held guilty of the crime which we never committed, and we were being painted as to be doing no good when actually so much good was happening, or was with the intent of making it happen was there. Partly on the basis of the fear of the gun. A journalist, often we are accused that the journalists here are not free. When Lhasa Cole is killed, or Sujat Bukhari is shot dead, and you know they maintain ledger sheets of loyalty from across through their proxies. यहाँ पे लोग बैठ के ना हिसाब देते हैं, जनाब आज इसने इतना लिखा, आपके हक में जो है अभी सुई जो है वो 50 से इधर को चला गया, 60 चला गया है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो वो वहां से हुक्म आता है कर दो. So who is under the threat? Or who is under the fear? Tell me one occasion in which a journalist has been put to death at the instance of the Indian state. At the most you would have said that, well, you please do not, I mean the rule of law or the framework, the reasonable restrictions of, you know, when the freedom of expression is being exercised and you deviate and go into the domain of incitement and encouragement and advocacy of an ideology, which is certain. Yes. Yeah. So distinguish it from criticism of, I think it is people are free. People here are even can have abused the highest office in the, but that's how it is. This is the democracy. You do that with the president of the bar association if he is a secessionist. You will have bullets. People have had bullets in their head. So my final question is to the cadre, the team, those who are part of Jammu and Kashmir police. For a long time, they have not just been unsung heroes, they have copped a lot of flack in society, ostracized for doing their duty, for donning the uniform, vilified, targeted, threatened. So much has happened. Not often do we speak about them. Has life changed for them? Is there now respect in the eyes of the people, the very people who would shun them in the past? A question which is so dear to my heart. When I came back from Central Deputation after a decade and a half of service with the Government of India, the first question that I asked was perhaps the question which you raised. I got this answer yesterday only. A young DSP, he is posted in the downtown. So he said, he rang up, he said, sir, he was a little while ago serving with me in the special investigating unit. He said, sir, you recall in one of my investigation, I felt so nervous that I took my family, my wife and my children and hid myself for 2 days in a houseboat to have 2 nights of sleep. This is 2021. Today he said, sir, I'm happy that in a normal vehicle, I can take my family, move around, you know. So surely it is connected with the first question that you posed. Yeah. We have about 90,000 of regular policemen all spread. They have had the toughest of the times because, you see, for many of the things which was happening in the society, they were only the responders to contain it from precipitating into a kind of a volcano. You would find the entire law and order situation in J&K since 1990, even at the height of militancy and terrorism. पथराव होता था, पथराव को रोकना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलने नहीं देना, आर्सन को करके रखना और लिमिटेड फोर्स यूज करके उसको फिर, because the other side always wanted that the cycle of violence मरना चाहिए. हाँ, the civilians or the common man should die, you know. So, but the policeman always exercise restraint, proportionate force, लाठी से काम चलाना, टीयर गैस पे चलाना. 3 decades में he has maintained order on the streets to the extent possible. Can they do better? Is a question which anyone, it is easy with hindsight to, you know, pose those questions. But because I have seen, because I came to the state in the early 90s,
I have seen how things were bad. It is easy to, be critical. But the fact of the matter is, it's a shining example of local police from amongst the, community, son of the soil, but picking up the national unity agenda, national security agenda, forefront. No comforts of a cantonment, no comforts of, what you call a group center of a paramilitary force, living within the water, amongst the crocodile, and yet fighting. Which force will do it? Well, it is certainly the J&K police that is doing it right now. Sir, congratulations once again and wonderful talking to you. Let's hope this is a start of many more conversations in the near future and positive ones at that. Thank you very, very much, sir. Thank you, Anand. It was a pleasure talking Thank to you, you. sir. Thank you. Thank you. I'm getting someone. It's a fire in the glass. Oh, I see. इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुस चुकी है तो दूसरी तरफ इजराइल गाजा बॉर्डर से इजराइल की सीमा के अंदर से लगातार तोप और टैंक कवर फायरिंग भी दे रहे हैं जमीनी आर्मी को इस वक्त। Good evening. Welcome to Rastax. I'm Zaka Jacob. Kochi in Kerala was rocked by 3 blasts in the space of minutes at a prayer convention center in Kalamacheri
targeting a Christian sect called the Jehovah's Witnesses. Now, before it was known as to who was the perpetrator of this attack, some people rushed to say that this was linked to the ongoing Israel-Hamas war, and this was because of the permissive environment in Kerala by the Pinarayi Vijayan government for radical elements. They also pointed to the video address of former Hamas leader Khalid Mashal